Hello dear students, you are most welcome in your YouTube channel Toppers Factory and in this video we will discuss our chapter chemical bonding। तो बच्चों लास्ट वीडियो में हमने समझ लिया था हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और कैसे मैं किसी भी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन फाउंड कर सकता हूँ। इसकी एक ट्रिक मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम जितने सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म करता है और जितने उसमें लोन पेयर होते हैं उसका सम, उसके सम से हम क्या निकालते हैं बच्चों, H अगर होता है 2 तो हाइब्रिडाइजेशन sp, अगर 3 होगा तो sp2, 4 होगा तो sp3, 5 होगा तो sp3d, 6 होगा तो sp3d2, 7 होगा तो sp3d3। इतने टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। तो चलिए आज हम समझने वाले हैं अलग अलग तरह के हाइब्रिडाइजेशन से किस तरह की ज्योमेट्री ड्रॉ होती है और साथ ही साथ हम बॉन्ड एंगल की भी बात करने वाले हैं। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को। तो सबसे पहला टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। कौन सा बच्चों, sp, यानी इसमें दो ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे, एक s होगा और एक p होगा। तो देखते हैं कैसे। इसका एग्जांपल है BeCl2। अब पहले हम अपनी ट्रिक से आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें sp है भी या नहीं। तो पहले ही हम क्या करेंगे बच्चों, इसका लिविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। कुछ इस तरह का बनेगा इसका लिविस डॉट स्ट्रक्चर। जैसा कि आप जानते हैं बेरिलियम में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और क्लोरीन में होते हैं कितने, 7। और इस तरह से डॉट से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मुझे हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालना चाहिए H कैसे निकालता हूँ बच्चों में, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। देखिए ये है सिग्मा सिंगल, ये भी सिग्मा, तो 2 सिग्मा बॉन्ड है तो क्या करूंगा, H की वैल्यू हो गई 2 प्लस लोन पेयर। सेंट्रल एटम में कोई लोन पेयर है क्या, नहीं है ना। ध्यान रखना है यहाँ पर, कई बच्चे गलती करते हैं ये लोन पेयर काउंट कर लेते हैं। नहीं, हमें सेंट्रल एटम के ही लोन पेयर्स काउंट करने हैं। तो यहाँ से H कितना होगा बच्चों, 2, और जब H2 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है हमारा sp। क्लियर है। चलिए ये तो हुआ ट्रिक के साथ। अब हम देखेंगे लॉजिक के साथ कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल में होता है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। एटॉमिक नंबर 4, 1s2, 2s2, 2p0। देखिए अब आपको लगता होगा सर 2p लिखे क्यों। देखिए 2s सेकेंड ऑर्बिट है ना, तो सेकेंड ऑर्बिट में s भी होता है और p भी होता है। इलेक्ट्रॉन हो ना हो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रॉन होता तो वहां इलेक्ट्रॉन लिखता मैं, लेकिन नहीं है तो मैंने 0 लिख दिया। लेकिन 2p तो होता ना, वैकेंट 2p ऑर्बिटल होता है, ये आप जानते हैं। तो 1s2 तो खैर हम छोड़ देंगे, क्यों, अंदर के जो इलेक्ट्रॉन यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। जो इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आती बात समझ में। चलिए अब क्या है 2s2, ये हो गया मेरा 2s2 और साथ में क्या है बच्चों 2p0, तो ये हो गया क्या आपका 2p0। ये है इसकी क्या, ग्राउंड स्टेट। अब मैं कहाँ जाऊंगा, इसकी एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में जब हम जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, ये एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2s1 और साथ ही साथ ये हो जाएगा 2p1। एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरे हुए हैं। आती बात समझ में। फिर अब ये एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, ये क्या करेंगे बच्चों, आपस में हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। और जब ये हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, एक s है एक p है, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा बच्चों, sp। तो जब ये sp हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे। कितने न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं, जितने ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। तो देखिए 2 ऑर्बिटल यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, sp 2 ऑर्बिटल है ना, तो 2 ही नए ऑर्बिटल फॉर्म होंगे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। तो ये 2 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल हमने बना लिए। ये कैसे ऑर्बिटल है बच्चों, हाइब्रिड है, ठीक है ना। किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें भी sp हाइब्रिडाइजेशन है और इसमें भी sp हाइब्रिडाइजेशन है। फिर अब इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये हो गए sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। क्लियर है। चलिए फिर क्या करते हैं बच्चों, हम यहाँ पर ये एक साथ क्यों बने, ये आपके दिमाग में आ रहा है क्या?
कि भाई ये तो अलग अलग थे, इनको एक साथ क्यों बनाए, ये अलग अलग क्यों थे, क्योंकि एनर्जी में यहाँ पर डिफरेंस था। ये एक साथ है, इसका मतलब क्या है, इनकी एनर्जी सेम है। जी हाँ, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, ये आइडेंटिकल होते हैं, इनकी एनर्जी, इनकी शेप, इनकी साइज सब कुछ सेम होती है। तो ये साथ में बने हैं, इससे क्या बात पता चल रही है कि इनकी एनर्जी सेम है। और जब इनकी एनर्जी सेम है तो इनको हम क्या कहेंगे बच्चों, इनको हम कहेंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या कहेंगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है ना, सॉरी, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हो जाएंगे ये, क्योंकि इनकी एनर्जी सेम है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑलवेज डीजेनरेट होते हैं। फिर अब न्यू ऑर्बिटल्स बनाने, कितने बनाने भाई साहब, 2 बनाने। अब अगर S होता तो मैं स्फेरिकल बनाता, P होता डम्बेल, D होता डबल डम्बेल। यहाँ sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसको मैं कैसा बनाऊं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि किसी भी टाइप का हाइब्रिड ऑर्बिटल हो, sp हो, sp2 हो, यानी कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल हो, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है ना। ये उसके न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम, और ये जो रीजन है ये बताता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। दिस इज अ हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे बनाना है आपको। अब स्फेरिकल, डम्बेल, डबल डम्बेल छोड़ दीजिए, sp हाइब्रिड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, किसी भी तरह का हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल को हम इस तरह से बनाते हैं। आती बात समझ में? चलिए, अब ये कितने बनाने हैं हमको, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने। तो पहला हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह से रहेगा बच्चों, दिस इज फर्स्ट हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है ना। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है इसमें, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ये, और ये होगा सेकेंड sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। आ रही बात समझ में? तो ये भी होगा कौन सा हमारा, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब एक बात और यहाँ पर ध्यान रखिए कि ऐसा ही क्यों है, स्ट्रेट लाइन में क्यों है, यहाँ नीचे परपेंडिकुलर कुछ ऐसे भी तो हो सकता है। तो इसके लिए एक पॉइंट हमने पढ़ा था, क्या था वो पॉइंट, कि जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, ये खुद को इस तरह से अरेंज करते हैं कि इनके बीच में रिपल्शन मिनिमम। अब रिपल्शन मिनिमम रखना है तो एक दूसरे के ऑपोजिट चल जाए, इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। तो इसीलिए ये इस तरह से अरेंज होते हैं। ये तो बात हो गई बच्चों किसकी, हमारे सेंट्रल एटम यानी बेरिलियम की। अब हम बात करेंगे साइड एटम यानी कि क्लोरीन की। तो क्लोरीन 17 होता है एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 होता है ना। तो अब मैं अगर 3p5 ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा बनेगा, 1 2 3 4 5 बनेगा। तो ये हो जाएगा बच्चों क्या, 3p5। बोलिए कोई डाउट इसमें? अब देखिए pz ये जो है, ये था px, ये है py और ये होगा pz। तो ये जो pz ऑर्बिटल है इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और जिस ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ओवरलैपिंग कर लेता है। तो ये pz ऑर्बिटल, एक क्लोरीन का ये pz ऑर्बिटल क्या करेगा बच्चों, ओवरलैपिंग किससे करेगा, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से। यानी ये किससे करेगा, यहां पर Cl के pz ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग कर लेगा। दिस इज pz ऑर्बिटल ऑफ Cl। और ये भी क्या करेगा, ये भी Cl के pz ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग कर लेगा इस तरह से। और हम कह सकते हैं ये BeCl2 बन जाएगा। आया समझ में कैसे BeCl2 में कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के पास था, एक इलेक्ट्रॉन pz के पास था, तो ये अपने स्पिन को ऑपोजिट कर लेते हैं। यहाँ पर भी वही होगा। और कौन सा बॉन्ड बनेगा बच्चों, ये भी होगा सिग्मा बॉन्ड और ये भी होगा सिग्मा बॉन्ड। अब बात आती है इसकी ज्योमेट्री की, तो वो भी हम देखते हैं इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। तो देख सकते हैं आप सारे ऑर्बिटल बॉन्ड बना रहे हैं और किस ज्योमेट्री में अरेंज्ड है, लीनियर ज्योमेट्री में अरेंज्ड है। बोलिए कोई दिक्कत?
नहीं ना। फिर बॉन्ड एंगल की और बात मैं करूँगा यहाँ पर, तो बॉन्ड एंगल कितना होगा बच्चों, इसका देखिए बॉन्ड एंगल कैसे बताते हैं, जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं वो जिस एंगल पर एक दूसरे के साथ होते हैं, जिस एंगल से ज्वाइंट होते हैं, वही क्या है, बॉन्ड एंगल। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना बच्चों, 180 डिग्री। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। आती बात समझ में। तो आज से समझ में तो आपको आ ही गया कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन होता है, लेकिन आज से आपको याद भी रखना है कि sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो लीनियर ज्योमेट्री होगी, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। क्लियर है। चलिए अब इसे मैं एक और एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूं आपको कि कैसे sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। अभी क्या था, केवल सिग्मा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहे थे तो चीजें थोड़ी आसान थी। अब यहाँ पर जो अगला एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होगा और साथ ही साथ पाई बॉन्ड भी फॉर्म होगा। एग्जाम्पल है बच्चों हमारा CO2। तो सबसे पहले क्या करें यार, हम इस CO2 में देखें, चेक करें हमारी ट्रिक से कि sp हाइब्रिडाइजेशन है या नहीं। तो उसके लिए बनाना होगा आपको CO2 का लिविस डॉट स्ट्रक्चर। बनता है ना आप लोगों से, और अगर नहीं बनता है तो एक बार लिविस डॉट स्ट्रक्चर की वीडियो आप देख लीजिए तो आसानी से आप लोग सीख जाएंगे। फिर अब इसमें देखिए एक बॉन्ड ये तो हुआ सिग्मा, एक हुआ पाई, ये भी हुआ सिग्मा, ये हुआ पाई। कभी भी मल्टीपल बॉन्ड्स बनते हैं ना, सिंगल है तो वो तो सिग्मा ही है, मल्टीपल है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा रहेगा, बाकी के जितने वो पाई रहेंगे। ये हमने सिग्मा और पाई बॉन्ड में डिफरेंस वगैरह वहाँ पर भी डिस्कस किया था। चलिए अब आपको एक बात मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कि सिग्मा बॉन्ड हमेशा और हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल ही फॉर्म करेगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिए। सिग्मा बॉन्ड्स आर formed by hybridized orbital या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और दूसरी बात जो है पाई बॉन्ड, तो ये ध्यान रखना बच्चों, पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बनाते हैं। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो पाई बॉन्ड बना ही नहीं सकता है। पाई बॉन्ड कौन सा ऑर्बिटल बनाएगा, जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा है, और हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो उसे हम कहते हैं प्योर ऑर्बिटल। ठीक है ना। तो पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय व्हाट, प्योर ऑर्बिटल्स। ठीक है ना। तो ये दो बातें आपको अब ध्यान रखनी है कि सिग्मा बॉन्ड तो कौन बनाएगा, पहली बात क्या, सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ही सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट में। और पाई बॉन्ड्स कौन बनाते हैं बच्चों, प्योर ऑर्बिटल्स, मतलब ऐसे ऑर्बिटल्स जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। चलिए आते हैं अब हम इस पर। कार्बन एटॉमिक नंबर क्या होगा इसका, हाँ पहले हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर लेते हैं, H निकालते हैं। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 + 1 2 प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, एक भी लोन पेयर नहीं है, यानी कि H हो गया 2, H हो गया 2 तो क्या आएगा बच्चों, sp हाइब्रिडाइजेशन। आती बात समझ में। तो इस तरह से इसमें sp हाइब्रिडाइज, हाँ पाई बॉन्ड इसमें काउंट नहीं होता है, ध्यान में रखना है आपको। फिर अब समझते हैं हम अपने लॉजिक के साथ। कार्बन का एटॉमिक नंबर है बच्चों 6, 1s2 2s2 2p2। तो ये हो गया क्या 2s2 और ये हो गया क्या 2p2। ये है इसकी ग्राउंड स्टेट। अब देखिए ग्राउंड स्टेट के अकॉर्डिंग देखें तो ये कितने बॉन्ड बनाते हुए दिखाई दे रहा है, 1 + 1 यानी कि 2। तो इसकी यहाँ पर कोवेलेंसी कितनी कहलाएगी बच्चों, 2। और अगर एक्साइटेड स्टेट के हिसाब से देखें तो कोवेलेंसी क्या होगी, तो एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला जाएगा और यहाँ क्या हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा क्या 2s1 2p3 हो जाएगा। फिर अब जब ये 2s1 और 2p3 है तो इससे हमें क्या पता चल रहा है
कि अब ये सारे अनपेयर्ड हैं, तो ये सारे बॉन्ड्स बना सकते हैं, तो इसकी कोवैलेंसी अब होगी बच्चों 4। तो कोवैलेंसी एक नई टर्म है यहाँ पर, ध्यान रखें आप लोग। कोवैलेंसी होती क्या है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सीधा हम बोले नंबर ऑफ बॉन्ड्स विच कैन बी फॉर्म्ड बाय एन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। कोई भी एटम अपनी ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट के अकॉर्डिंग जितने बॉन्ड फॉर्म करता है वही क्या है बच्चों, उसकी कोवैलेंसी। इसके अकॉर्डिंग कार्बन की कोवैलेंसी 2 है, जबकि इसके अकॉर्डिंग कार्बन की कोवैलेंसी है 4। तो अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सा कराना है? sp। ये तो हमने ट्रिक से निकाल लिया, वैसे ही आपको कैसे पता चलेगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या कराना है? तो देखिए, आप देखिए सिग्मा बॉन्ड कितने बनाने हैं? 2 सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म करने हैं। और हमने बोला सिग्मा बॉन्ड कौन बनाएंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी 2 सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए मुझे 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए। यानी हाइब्रिडाइजेशन में मैं केवल 2 ऑर्बिटल्स को पार्टिसिपेट कराऊंगा, या ऐसे समझिए पाई बॉन्ड्स कितने बनाने हैं आपको? 2 पाई बॉन्ड्स बनाने हैं कार्बन में। अब पाई बॉन्ड्स कौन बनाते हैं? प्योर ऑर्बिटल, यानी मुझे 2 प्योर ऑर्बिटल छोड़ने होंगे। समझ में आ रही है बात? 2 प्योर ऑर्बिटल चाहिए जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, वही क्या बनाएंगे बच्चों? पाई बॉन्ड। तो देखिए ये एक S और एक P, ये कर लेंगे क्या हाइब्रिडाइजेशन? कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp। फिर ये जो बचे रह गए कौन कौन? py और pz, इनमें इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 हमने क्यों छोड़े? क्योंकि 2 पाई बॉन्ड बनाने थे। 3 अगर पाई बॉन्ड बनाना पड़ता ना तो एक और की जरूरत रहती, तभी तीसरा पाई बॉन्ड बनता। फिर अब देखिए ये py और pz है, ये है प्योर ऑर्बिटल, और sp एक s और एक p जो px है वो क्या कर रहा है? हाइब्रिडाइजेशन, और उससे वो नए क्या बनाएंगे बच्चों? हाइब्रिड ऑर्बिटल। कितने न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे? जितने पार्टिसिपेट कर रहे थे 1 + 1 यानी 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। और जब भी हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को बनाते हैं तो उनको एक साथ बनाते हैं, क्योंकि वो कैसे होते हैं बच्चों? डीजनरेट होते हैं, ठीक है ना? कैसे होते हैं? डीजनरेट होते हैं, यानी उनकी एनर्जी होती है सेम। ये है sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, दिस इज ऑल्सो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, 1 इलेक्ट्रॉन भी कैरी करे हुए हैं। फिर चलिए अब बनाते हैं हम यहाँ पर कार्बन है आपका sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, यानी कि कार्बन के जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो तो इस तरह से बन जाएंगे। ये हो गए कार्बन के कौन से? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है ना? ये हो गया sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये भी हो गया sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जिनके पास है एक एक इलेक्ट्रॉन। बोलिए कोई दिक्कत? फिर py और pz जो कि प्योर ऑर्बिटल्स हैं, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वो भी हमें बनाने होंगे। तो अब प्योर बनाना है, हाइब्रिड नहीं बनाना। तो प्योर p ऑर्बिटल कैसा होता है बच्चों? डम्बेल होता है ना? तो ये हो गया प्योर p ऑर्बिटल py, और एक और हो गया ये क्या? pz। बोलिए कोई दिक्कत है क्या? ये हो गया अपना कार्बन में ये py और pz है, इनमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये कैसे कहलाएंगे हमारे py और pz? दे आर प्योर ऑर्बिटल्स। प्योर ऑर्बिटल होने का मतलब होता है जो हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर रहा है, जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ना तो हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है। फिर अब बचे अदर एटम्स। अदर एटम कौन है? ऑक्सीजन। तो देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? 8, 1s2, 2s2, 2p4, यही होता है ना? तो अब ये 2p4 अगर मैं बनाऊं तो कैसा बनेगा? चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 बनेगा। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी py है और pz है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन में। और ये क्या कर सकते हैं? अब ओवरलैपिंग कर सकते हैं। जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो हंसते हंसते ओवरलैपिंग करेंगे। तो ये py और pz करेगा ओवरलैपिंग एक ही ऑक्सीजन का। तो ये हो गया देखिए बच्चों py, ठीक है, ये है py, और ये हो गया क्या? pz। आ रही बात समझ में? ये हो गया pz। थोड़ा बड़ा बना लेंगे इसको अपन, अब भावनाओं को समझ चुके हैं आप। वैसे ये इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन इसमें। ये है एक ऑक्सीजन, ठीक है। इसमें क्या बना है बच्चों? ये बन गया सिग्मा बॉन्ड, और फिर ये कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? पाई बॉन्ड।
तो इस तरह से एक सिग्मा और एक पाई एक साइड बना दी हमने। अब दूसरे साइड भी ऑक्सीजन सेम होगा और ये ऑक्सीजन में भी पी वाई होगा और पी जेड होगा। ये हो गया पी जेड और ये हो गया पी वाई, ठीक है ना। साथ ही साथ इनमें इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो यहां पर अगेन ये बना लेगा बच्चों सिग्मा बॉन्ड और ये पी जेड और पी जेड बनाएंगे क्या, पाई बॉन्ड। अब आपको लग रहा होगा कि सर आपने यहाँ तो पी जेड ऐसा बना दी वहाँ वैसा, तो देखिए हमें बॉन्ड फॉर्म करना है ना, वाई वाई में होगी पैरेलल ओवरलैपिंग, तो अगली पैरेलल ओवरलैपिंग जेड जेड में ही हो सकती थी, इसलिए मैंने ऐसा लिया। तो इस तरह से बच्चों CO2 का स्ट्रक्चर बन सकता है। और देखिए शेप यानी ज्योमेट्री अभी भी कैसी है, लीनियर है और बॉन्ड एंगल कितना है अभी भी 180 डिग्री है। आप देख सकते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तो ये है इसका बॉन्ड एंगल। समझ में आती बात? तो फटाफट करिए नोट। फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप का हाइब्रिडाइजेशन यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन को समझते हैं। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन एग्जाम्पल है इसका BF3। चाहे तो आप लोग अपनी ट्रिक से एक बार चेक कर लें कि BF3 में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा या नहीं। sp2 तो एग्जाम्पल है हमारा क्या, BF3। अब BF3 में सेंट्रल एटम है बच्चों बोरॉन, जिसमें होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स। साथ ही साथ अदर एटम यानी फ्लोरीन इससे क्या करता है, एक सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच होता है, ठीक है ना। फिर इस तरह से अब आपने अपनी ट्रिक से अगर चेक किया होगा हाइब्रिडाइजेशन, तो कैसे किया होगा, H इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, देयर इज नो लोन पेयर on boron, so 0, it is 3, so H is 3, then hybridization is sp2। फिर अब चलते हैं अपने लॉजिक पर। तो बोरॉन है बच्चों 1s2 2s2 2p1, ठीक है ना, 5 होता है एटॉमिक नंबर। तो ये हो गया क्या 2s2 और ये हो गया क्या बच्चों 2p1, ठीक है ना। फिर ये तो ठीक है इसकी ग्राउंड स्टेट। अब जाएंगे हम इसकी एक्साइटेड स्टेट में, तो हम देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ जाएगा और जब ये एक इलेक्ट्रॉन वहाँ चला जाएगा तो क्या बचेगा, आइए देखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। नाउ दिस विल बिकम 2p2 एंड 2s2, सो 1s ऑर्बिटल and 2p orbital will intermix with each other and the phenomena of hybridization will take place। और जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा बच्चों, यहाँ पर sp2। क्यों हो रहा है sp2, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो sp2 ही होगा ना। फिर अब देखिए न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने बनेंगे बता सकते हैं आप, 3 बनेंगे। क्यों, 1 + 2 3, तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। ये होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड और ये भी होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इनमें एनर्जी में थोड़ा अंतर था लेकिन इनकी एनर्जी सेम होगी, इसीलिए इनको एक साथ बनाए हैं, डिजनरेट हैं। अब ये बार बार मैं बता रहा हूं तो आपको ध्यान में रखना है। फिर अब इनमें तीनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है sp2, ठीक है ना। तो ये 3 ऑर्बिटल जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये किस तरह से अरेंज होंगे कि इनमें रिपल्शन मिनिमम हो ताकि एक स्टेबल ज्योमेट्री फॉर्म हो सके। तो ध्यान दीजिए, अगर 3 ऑर्बिटल्स फॉर्म करने हैं आपको तो कुछ इस तरह से 3 ऑर्बिटल्स आप बनाते हैं। समझ में आता है? एक फैन होता है ना, फैन के 3 ब्लेड्स जो होते हैं बिल्कुल वैसे ही होता है। ये एक ही प्लेन में है, समझिए ये एक प्लेन है, इसी में मान लो एक इस तरह का, एक इस तरह का, एक इस तरह का 3 ब्लेड्स रखी हुई, तो इसे बोलेंगे क्या हम, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 ये कौन है, बोरोन है यानी सेंट्रल एटम। अब f पर आते हैं हम बच्चों। f का एटॉमिक नंबर था 9, 1s2 2s2 2p5। 2p5 कैसा होगा, 1 2 3 4 5। ये हो गया pz कैसा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला, तो ये ओवरलैपिंग में चला जाएगा। अब आप
सब समझदार होते जा रहे हो धीरे धीरे। ये हो गया PZ एक फ्लोरीन का, इसी तरह से होगा ये एक और PZ दूसरे फ्लोरीन का, ठीक है ना, और ये हो गया एक और तीसरा PZ, दिस इज फॉर थर्ड फ्लोरीन। बोलिए कोई दिक्कत? फिर अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं तो ये किस तरह की ज्योमेट्री बन रही है बच्चों? एक ट्रायंगुलर ज्योमेट्री फॉर्म हो रही है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ये तीनों इस तरह से एक ही प्लेन में, तो एक ट्रायंगुलर ज्योमेट्री फॉर्म होती है, ठीक है ना। ट्रायंगुलर है और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखने की है, ये तीनों कोप्लेनर हैं, यानी ये 2D में है, 3D में नहीं है। तीनों जो ऑर्बिटल्स हैं ये सेम प्लेन पर लाई कर रहे हैं। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर अगर ज्योमेट्री की बात कोई मुझसे पूछे तो मैं कह सकता हूँ ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री होगी। और अब बॉन्ड एंगल, तो बताइए ये पूरा एंगल कितने का होगा? ये टोटल एंगल 360 का कितने पार्ट में डिवाइड करना है? 3 पार्ट्स में। तो ईच एंगल विल बी ऑफ 122 डिग्री। तो 3 एंगल बनेंगे 122 के। देखिए 120 के, सॉरी, ये एंगल होगा 120, ये और ये एंगल होगा 120, ये और ये एंगल होगा 120। इस तरह से 120 डिग्री के 3 एंगल फॉर्म होंगे। आती बात समझ में? तो ये हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसे भी नोट करिए, फिर आगे कंटिन्यू करें। नेक्स्ट टाइप के हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करते हैं, जो कि क्या है बच्चों? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसको अपन समझेंगे एग्जाम्पल ऑफ CH4। देखिए ऐसा नहीं कि एक ही एग्जाम्पल है, पर्टिकुलर एग्जाम्पल से रटना पड़ेगा, लेकिन पहले मैं इजी एग्जाम्पल लेकर के हर एक हाइब्रिडाइजेशन आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम हर एक अलग अलग केस लेकर भी देखेंगे। अभी ऐसा नहीं है, ज्योमेट्री जो मैं बता रहा हूँ ये तो है ही, ये चेंज भी होती, वो जब हम VSEPR थ्योरी पढ़ेंगे वहाँ पर आपको क्लियर होगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं CH4 में। पहले हम बनाएंगे इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर और हमारी ट्रिक से इसको चेक करेंगे क्या ये sp3 है भी या नहीं। सिग्मा 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 सिग्मा, देयर आर 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस देयर इज नो लोन पेयर ऑन कार्बन, सो H इज 4 sp3। ये तो बहुत आसान। फिर चलिए अब इसका हम देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। नाउ 2s2 एंड दिस इज 2p2। ये तो आपको आता है। ये हो गई क्या इसकी ग्राउंड स्टेट। अब क्या देखेंगे बच्चों हम इसकी एक्साइटेड स्टेट, और एक इलेक्ट्रॉन कूद के चला जाएगा यहाँ, और ये इलेक्ट्रॉन जब जंप करके जाएगा वहाँ, तो इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। फिर ये हो गया क्या बच्चों, अब इसमें देखिए आपको कितने सिग्मा बनाने, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने, यानी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल तो चाहिए ही चाहिए। तो देखिए बच्चों दिस इज 1 + 3, ये चारों ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन करेंगे दोस्तों? sp3। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन से न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। वो कितने बनेंगे? वो भी बनेंगे 4, वो साथ में बनेंगे। इसका मतलब क्या है? उनकी एनर्जी सेम होगी। ये हो गए sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये डिजनरेट है, इनकी एनर्जी है सेम, ठीक है ना। तो इस तरह से ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन जाते हैं। अब हम आते हैं इसकी ज्योमेट्री पर। उसके लिए पहले मुझे बोर्ड को करना होगा साफ, तभी हम ज्योमेट्री डिस्कस कर पाएंगे। तो देखिए अब sp3 में 4 ऑर्बिटल्स जो होते हैं ना बच्चों, ये 3D में होते हैं, इसीलिए ज्योमेट्री आपको थोड़ा सा इनके बारे में चीज़ें याद करनी होती हैं, ठीक है ना। समझ में तो आ जाती है, लेकिन बॉन्ड एंगल वगैरह आपको याद रखने होते हैं। तो देखिए जब ये 4 ऑर्बिटल्स होते हैं तो कुछ इस तरह से अरेंज्ड होते हैं। ये 4 ऑर्बिटल्स 3D में होते हैं, ये पहले भी मैं आप लोगों को बताते जा रहा हूँ ये बात। इस तरह से ये 4 ऑर्बिटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अरेंज्ड होते हैं। अब एक मुद्दे की बात, आपको देखने में लग रहा है ये बॉन्ड थोड़ा बड़ा है, बाकी के छोटे, लेकिन ये मैं आपको ज्योमेट्री दिखाने के लिए, आपको फील कराने के लिए कि ये है क्या, उसलिए कर रहा हूँ। एक्चुअल में ये तीनों आइडेंटिकल हैं। तो पहली बात आप ये ध्यान रखें, क्या ऑल बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल। इसमें बिल्कुल ऐसा मत समझना
कि एक बड़ा है बाकी के तीनों छोटे हैं, ऐसा बिल्कुल आप लोग अपने दिमाग में मत बनाना। तीनों ही चारों ही बॉन्ड इक्वल लेंथ के हैं। तो ये तो हो गए कार्बन भैया। और हाइड्रोजन का 1s जो है, हाइड्रोजन का 1s 1 है ना, तो वो क्या करेगा, इससे ओवरलैपिंग करेगा। तो ये हो गए हाइड्रोजन। देयर आर 4 हाइड्रोजन। अब 1s 1 था इसलिए स्फेरिकल बनाए हमने। ये सब आप लोग अब समझ चुके होंगे, है ना। तो देखिए इस तरह से CH4 बन जाता है। इसकी ज्योमेट्री पर आता हूं मैं। तो देखिए इसकी ज्योमेट्री, जैसा कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि ये 3D होती है ज्योमेट्री, इसीलिए थोड़ा सा आप लोगों को इमेजिनेशन प्रॉपर करना होगा कि ये है क्या। वैसे तो समझ में आ जाती है, लेकिन कई बार लोग सोचते हैं ये कोप्लेनर है, एक्चुअल में कोप्लेनर नहीं है, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है इस तरह की। आ रहा समझ में ना। टेट्राहेड्रल कैसे, चलिए देखते हैं एक बार और। टेट्राहेड्रल इस तरह से ये ड्रॉ होता है। ये इस तरह से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। एक बेस होता है, उसके ऊपर पिरामिड के जैसा शेप होता है, ये टेट्राहेड्रल बन जाता है। ठीक है ना। तो कैसी ज्योमेट्री होती है बच्चों sp3 में, टेट्राहेड्रल। साथ ही साथ इसमें बॉन्ड एंगल कितना था, 109 डिग्री 28 मिनट। देखिए ये अब आपको रटना पड़ेगा। जी हाँ, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलता 100% चीज़ें समझनी होती, 20% आपको रटना भी पड़ता है। कुछ चीज़ें जो हम एकदम देख नहीं सकते, विजुअलाइज नहीं कर सकते, तो उनको हमें क्या करना होता है बच्चों, रट लेना होता है चुपचाप। उनमें से एक है इसका बॉन्ड एंगल। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, और बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। तो देखिए अभी हमने 3 ज्योमेट्री पढ़ ली। sp में थी लीनियर, sp2 में क्या हुई थी, ट्राइंगुलर प्लेनर, और sp3 में क्या है, टेट्राहेड्रल। ये तीनों आप लोग अच्छे से समझते चलिए। फिर नेक्स्ट टाइप के हाइब्रिडाइजेशन को हम डिस्कस करते हैं। अगला क्या होगा, sp4। हाँ, sp4 नहीं होगा, क्यों, p में मैक्सिमम 3 ऑर्बिटल्स ही होते हैं, तो इसलिए sp3 तक ही जाते हैं हम। फिर sp4 की बजाय क्या आता है अगला, sp3d। तो अगला हाइब्रिडाइजेशन होगा बच्चों क्या हमारा, sp3d। और अब sp3d के लिए हम एग्जांपल लेंगे PCl5, और वही जो हम करते आ रहे हैं, पहले हम अपनी ट्रिक से चेक करेंगे कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो देखिए फास्फोरस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, और 5 क्लोरीन से ये क्या बना रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड। आ रहा है समझ में ना। और हर एक बॉन्ड ये कौन सा होगा, सिग्मा बॉन्ड। आती बात समझिए, यानी कि 5 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बन रहे होंगे। अब इस तरह से हम देखते हैं, अगर H निकालें इसका तो क्या होगा बच्चों, H इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, 1 + 2 + 1, टोटल कितने हो जाएंगे 5, प्लस लोन पेयर। लोन पेयर फास्फोरस में नहीं है, तो 5 और 5 होता है बच्चों, तो मैं आपको बता चुका हूँ sp3d होगा। आप कम से कम, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अपनी बुक के जितने कंपाउंड लिखे हों उसमें हाइब्रिडाइजेशन पूछे चाहे ना पूछे, आप तो बता ही देना, मतलब एक बार प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। चलिए अब देखते हैं इसकी कहानी क्या है। फास्फोरस 1s2 2s2 ये सब आप कर लेंगे, ये आएगा 3s2 3p3 होगा ना। फिर 3s2 हम तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से ही मतलब रखते हैं, इसलिए अब मैं वही लिख रहा हूँ यहाँ पर। और ये हो गया क्या आपका 3p3 इस तरह का। लेकिन इसमें एक चीज और होती है, वो क्या होती है बच्चों, 3d0। क्या होता है, 3d0 होता है इसमें। 3d0 में मतलब थर्ड ऑर्बिट में d सब ऑर्बिट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, भले इलेक्ट्रॉन हो ना हो वो अलग बात है। तो अगर 3d0 में बनाने जाऊं तो कुछ इस तरह का बन जाएगा हमारा 3d0, ठीक है ना। फिर ये है क्या, इसकी ग्राउंड स्टेट। अगर इसकी ग्राउंड स्टेट से आप कोवेलेंसी बताना चाहें तो कितनी होगी, 3 होगी। नाउ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हम जाते हैं। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है बच्चों, इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3s1, ये रहेगा 3p3, और ये हो जाएगा क्या 3d1, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट एक बात यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। अब ये
देखो 5 सिग्मा बॉन्ड बनाने थे, यानी हाइब्रिडाइजेशन में 5 ऑर्बिटल्स की नीड थी। 1 + 3 + 1 कितने हो गए? 5 हो गए। लेकिन यहाँ पर जो मुद्दे की बात है, ये dxy नहीं रहता है। इलेक्ट्रॉन जो जाता है बच्चों यहाँ पर, वो जाता है dz² में। कहाँ जाता है? dz² में, क्योंकि ओवरलैपिंग जैसा कि हम हाइब्रिडाइजेशन जैसा कि हम जानते हैं, हाइब्रिडाइजेशन ऐसे ऑर्बिटल्स के बीच में होता है जिनकी एनर्जी नियरली सेम है, तो इसीलिए ये कहाँ जाता है? पहले dz² में, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है। ये एक मुद्दे की बात। दूसरी बात कि sp3 और d ये तीनों मिलके करेंगे क्या? sp3d हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें s तो s रहेगा, p के 3 रहेंगे, px, py, pz, और d कौन सा रहेगा? dz²। ये ध्यान रखना आप लोग, छोटी छोटी बातें जो आपको बहुत काम पड़ने वाली। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा बच्चों? यहाँ पर sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा। और जब sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा, न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। कितने बनेंगे इस बार? बोलो, हाइब्रिडाइजेशन के बाद कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे? 1 + 3 + 1 यानी कि 5 sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे। हर एक sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, और जिसमें क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब इन सबको सेम बनाने का मकसद क्या है? आप समझ चुके हैं, इनकी एनर्जी सेम है, यानी कि ये डिजनरेट है। फिर एक बात और, एक क्वेश्चन बड़ा फेवरेट है, पूछा जाता है कि भैया NCl5 नहीं बनता, PCl5 क्यों बनता है? क्या खासियत है ऐसी? तो NCl5 इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि उसमें 3d नहीं होता। वैकेंट d ऑर्बिटल जब रहेगा ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन कैसे वहां जंप करके जाएगा? तो नाइट्रोजन में NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता, ये ध्यान रखना। NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट बट PCl5 एग्जिस्ट। ये क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछ लेता है, या कभी कभी अदर एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। इसका रीज़न क्या है बच्चों? तो आप ध्यान से समझिए, रीज़न क्या है? फॉस्फोरस में वैकेंट 3d ऑर्बिटल होता है, जिसके कारण ये sp3d हाइब्रिडाइजेशन शो कर सकता है। जबकि NCl5 का जो नाइट्रोजन रहेगा उसमें वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है। क्यों? नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3 2d होता है क्या? नहीं होता ना। तो क्योंकि 2d होता ही नहीं है, तो इसीलिए ये sp3d हाइब्रिडाइजेशन कर ही नहीं सकता, इसीलिए NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका आंसर आप चाहे लिख लेंगे, दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट 3d ऑर्बिटल इन फॉस्फोरस, वेयर एज there in nitrogen this vacant d orbital is not present, due to which NCl5 does not exist, in which sp3 hybridization cannot take place. So ये हो गया हमारा sp3d हाइब्रिडाइजेशन। 5 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं। ये 5 किस तरह से एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं, देखिए बड़े काम की बात है। तो ये होगा फर्स्ट हाइब्रिड ऑर्बिटल, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड। ये 3 है। ये 3 तो है बच्चों कैसे? कोप्लेनर, यानी कि एक ही प्लेन में। अब एक है परपेंडिकुलर इस तरह का, समझ रहे हैं ना? यानी 3 है कोप्लेनर और एक ऊपर और एक नीचे, इस तरह का है ये 3D में। तो ये तो 3 है कोप्लेनर एक ही प्लेन में, ये ऊपर की तरफ गया एक। ये कैसा है समझिए, या आप ऐसा मत समझना इस बोर्ड में, नहीं नहीं, ये आपके फेस के साइड है, ठीक है ना? 3D में ये ज्योमेट्री बन रही है, और दूसरा इसके ऑपोजिट यानी बोर्ड के पीछे साइड होगा। इस तरह से ये 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। समझ में आती बात? ध्यान से देखते चलिए, बहुत कुछ नई नई बातें आपको इसमें सीखने को मिलेंगी। ये तो हो गया हमारा क्या? फॉस्फोरस। अब इसके बारे में कुछ बातें मैं बता रहा हूं कि जो ये 3 है, यानी कि ये sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये जो 3 है आपके यहां पर, ये होते हैं कोप्लेनर, ठीक है? और ये जबकि उसके परपेंडिकुलर एक्सेस में होते हैं, उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सेस में होते हैं। तो ये तीनों जो कोप्लेनर होते हैं बच्चों, इनको हम कहते हैं क्या है? इक्विटोरियल। क्या कहते हैं इनको हम? इक्विटोरियल। ध्यान रखना, ये कौन से वाले को कहते हैं इक्विटोरियल? जो कोप्लेनर है।
दिस एंड दिस, these three orbitals are equatorial orbitals, equatorial hybrid orbitals। फिर ये और ये दोनों जो हैं इनको हम क्या कहते हैं बच्चों, एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। दे आर एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर sp3d हाइब्रिडाइजेशन में दो तरह के ऑर्बिटल्स आपको देखने को मिलेंगे, एक तो होंगे इक्विटोरियल और दूसरे होंगे कौन से, एक्सियल। आती बात समझ में। फिर अब यहां पर क्या होता है बच्चों, देखिए इक्विटोरियल जो एक ही प्लेन में और एक्सियल इसके ऊपर है और नीचे, तो ये जब एक दूसरे के करीब आते हैं ना तो रिपल्शन थोड़ा बढ़ता है। जो एक्सियल वाला है उस पर रिपल्शन कम हो सके इसके लिए उसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी बढ़ जाती है। वो खुद को कैसा कर लेता है बच्चों, स्ट्रेच कर लेता है, थोड़ा सा लेंथ अपनी बढ़ा लेता है। मतलब इसमें मैं जो काम की बात बता रहा हूं कि जो बॉन्ड ऑफ एक्सियल बॉन्ड होगी, बॉन्ड लेंथ ऑफ एक्सियल बॉन्ड, ठीक है ना, एक्सियल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होगी, बॉन्ड लेंथ ऑफ एक्सियल बॉन्ड, इट विल बी इक्वल टू बॉन्ड लेंथ ऑफ इक्विटोरियल बॉन्ड्स, इक्विटोरियल बॉन्ड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने की आपको कि एक्सियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इक्विटोरियल। इक्विटोरियल मतलब ये तीनों हैं और एक्सियल मतलब ये दोनों। तो एक्सियल वालों की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, जो कि मैंने यहाँ बनाया भी हूँ, और इक्विटोरियल की कम है। अभी तक तो सबकी सेम थी, लेकिन sp3d से ये एक नई बात यहाँ पर शुरू होती। फिर अदर एटम कौन है हमारा, Cl। तो Cl तो आप जानते हैं 3d5 होगा, सॉरी 3p5 होगा। तो 3p5 आप कैसा बनाएंगे बच्चों, 1 2 3 4 5। एक pz ऑर्बिटल कैसा रहेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिए हुए रहेगा। और जब इस pz ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ये pz ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग टेंडेंसी अच्छी खासी रहेगी। इसीलिए ये क्लोरीन का जो pz ऑर्बिटल है, pz ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन, ये क्या कर लेगा, हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, pz ऑफ क्लोरीन, ठीक है ना। ये कौन से बॉन्ड बनेंगे बच्चों, सिग्मा बॉन्ड। यहां पर भी बन जाएगा, ये एक सिग्मा बॉन्ड, इसी तरह से ये सिग्मा बॉन्ड और बनेगा क्या, ये सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। ये ध्यान रखेंगे आप। इस तरह से PCl5 बन गया। अब ज्योमेट्री कैसी बनी, तो पहले ज्योमेट्री बनाने के लिए हम इन इक्विटोरियल को मिलाएंगे, और जब मैं इन तीनों इक्विटोरियल पोजीशंस को मिलाता हूं तो एक ट्रायंगुलर शेप क्रिएट होता है। फिर इसको हम सबको ऊपर वाले एक्सियल ऑर्बिटल से मिला देंगे, जिससे ऊपर की तरफ क्या बन जाएगा बच्चों, एक पिरामिड बन जाएगा। फिर इसे हम नीचे वाले एक्सियल ऑर्बिटल से भी मिलाएंगे तो एक पिरामिड नीचे बन जाएगा। ओवरऑल जो ज्योमेट्री बनकर के तैयार हुई, अगर हम उसे देखना चाहें तो क्या होगी, चलिए यहां पर देखते हैं हम। होगा क्या, ये हो गई हमारी इक्विटोरियल पोजीशंस, ठीक है ना, और ये हो गई हमारी कौन सी, एक्सियल पोजीशंस। तो इक्विटोरियल को मिला है बच्चों, तो ये मिला मुझे ट्रायंगुलर शेप, ठीक है ना। फिर ट्रायंगुलर शेप के बाद अगर मैं नीचे वालों को इससे मिला दूं तो एक पिरामिड नीचे बनेगा और एक पिरामिड बनेगा बच्चों ऊपर की तरफ। तो ये बनेगा क्या, ट्रायंगुलर, और दो पिरामिड बन रहे हैं तो हम इसे बोलेंगे बाय पिरामिडल। क्या होगा बच्चों, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल ज्योमेट्री होगी। ट्रायंगुलर आप समझ गए ना, ट्रायंगुलर मतलब एक ट्रायंगुलर बेस है, चाहे तो इसे डॉटेड भी आप बना सकते हैं, तो थोड़ा सा क्लियर होगा ये आप लोगों को। तो ये हो गया ट्रायंगुलर बेस, और एक पिरामिड ऊपर बनेगा और एक पिरामिड बनेगा बच्चों कहाँ पर, नीचे। तो इस तरह से ये ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल ज्योमेट्री है। आप लोग बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं। देखिए दो ये हो गए ऊपर, तो इस तरह से हो गया एक्सियल।
अब एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर, एक फैन है मान ली, फैन की 3 ब्लेड्स हैं और इस तरह से हमने उसको लगा दिए ऊपर नीचे। तो एक यहाँ पर है, एक यहाँ और एक यहाँ, इस तरह से ये तीनों है। तो इसमें बन जाएगा बच्चों क्या, ट्राइंगुलर पिरामिडल शेप, ठीक है ना। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि आगे बढ़ते हैं अब इसमें बात करेंगे बॉन्ड एंगल की। तो चलिए देखते हैं बॉन्ड एंगल। आप लोग एक बार सोचिए क्या होना चाहिए बॉन्ड एंगल, आपके दिमाग में कुछ आ रहा है क्या? पहले था हमारा एक ट्राइंगुलर बेस, ठीक है ना, इसमें 360 को डिवाइड कर दो आप, तो 120 के 3 एंगल बन जाएंगे, ठीक है। फिर आप क्या करो, एक जो परपेंडिकुलर है उसको देखो। ये जो परपेंडिकुलर वाला है, आप समझो ये जो परपेंडिकुलर है ये इसके साथ कितना एंगल बनाएगा, 90, इसके साथ 90 और यहाँ वाले के साथ भी बनाएगा 90, यानी कि ये ऊपर के हर एक के साथ 90 बनाएगा, इसके साथ, इसके साथ, इसी तरह से नीचे वाला ये जो रहेगा बच्चों, ये भी क्या एंगल बनाएगा, हर एक के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है ना। तो यानी 90 के 3 ऊपर बनेंगे, 90 के 3 नीचे बनेंगे, यानी 90 डिग्री के 6 एंगल फॉर्म होंगे। फिर ये जो एक्सियल वाले हैं इनके बीच का, एक्सियल वाले जो हैं इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री का एक एंगल बनेगा। तो इस तरह से बच्चों इसके बॉन्ड एंगल 120 के 3, 90 के 6 और 180 का 1 एंगल फॉर्म होगा। और ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइंगुलर बाय पिरामिडल। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि sp3d में कौन सा d ऑर्बिटल होता है, dz²। फिर चलिए फटाफट नोट करते जाइए। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं और नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2, जिसके लिए हम अपना एग्जाम्पल लेकर के चलेंगे SF6। और आप लोग एक बार अपनी ट्रिक से चेक कर लीजिए SF6 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। S में बच्चों आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 6 फ्लोरीन से ये क्या करता है, सिंगल बॉन्ड, फ्लोरीन में 7 होते हैं ना, तो एक की उसको ज़रूरत होती, तो इसलिए शेयर कर लेता है इजीली। ये सब कहानी अब मैं बार बार आपको बता चुका हूँ, तो इसीलिए हम थोड़ा सा डायरेक्ट चलते हैं। ये देखिए 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड हो गए 6, लोन पेयर सल्फर में है, लोन पेयर 0, तो 6 यानी कि sp3d2। आती बात समझ में, ये बन गया क्या बच्चों, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें सल्फर का अगर हम एटॉमिक नंबर देखें तो क्या है बच्चों, 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, 3d0 होता है ना। तो देखिए 3s2 ये बनाता हूं मैं थोड़ा, इस साइड जगह बन जाए वहीं तक, ग्राउंड स्टेट है ये, 3s2, ये क्या हो जाएगा अगला, 3p4, 1 2 3 4 और 3d0 तो है ही 0, 3d0 ये थी। अब इससे जाएंगे कहाँ बच्चों हम, इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा कहाँ, dz² में। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, 3s2, यहाँ क्या हो जाएगा, 3p4 की जगह हो जाएगा 3p3, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा 3d1, और कहाँ गया है इलेक्ट्रॉन, dz² में। अब इसकी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में भी हम चलते हैं, तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में इसका एक और इलेक्ट्रॉन उठेगा और कहाँ चल जाएगा बच्चों, dx² माइनस y² में। कहाँ जाएगा, dx² माइनस y² में। ये हो गया 3s1 और 3p3 और ये हो गया अपना 3d2, ठीक है ना। ये हो गया था 3d1, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। कहाँ कहाँ है इलेक्ट्रॉन, dz² और साथ में ये कौन सा है, dx² माइनस y²। तो अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन होगा, s p के ये 3 और d के ये दोनों, है ना, d के ये दोनों। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन करेंगे बच्चों,
S एक है, P के 3 ऑर्बिटल्स हैं और D के 2 ऑर्बिटल्स हैं, यानी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। न्यू ऑर्बिटल्स कितने बनेंगे? तो आसान सी बात है, यहाँ पर न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे 6, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 6 होंगे ना, इस तरह से 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे sp3d2, और हर एक में क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। फिर एक और बहुत अच्छी बात सुनिए, यहाँ पर देखिए, इसके अकॉर्डिंग हम देखें ग्राउंड स्टेट के अकॉर्डिंग तो सल्फर की कोवेलेंसी है 2, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अकॉर्डिंग कोवेलेंसी हो गई 4, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के अकॉर्डिंग इसकी कोवेलेंसी हो जाती है बच्चों 6। तो ये आपको ध्यान रखना कोवेलेंसी क्या होती। फिर अब 6 ऑर्बिटल तो बनेंगे, कैसे बनेंगे, किस तरह से ये अरेंज्ड होंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होंगे वो तो बनेंगे एक ही प्लेन में, यानी कि ये होंगे कोप्लेनर, कुछ इस तरह से, ठीक है ना। ये हो गए 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है इसमें? इसमें हो रहा है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब दो जो हैं ये दो रहेंगे बच्चों परपेंडिकुलर, कैसे देखिए, ये 4 है कोप्लेनर एक बेस में, एक परपेंडिकुलर ऊपर है, एक परपेंडिकुलर नीचे है, बिल्कुल वैसे ही है ना। ये एक परपेंडिकुलर होगा और ये दूसरा होगा। बोलिए समझ में आती बात? ये चारों को जो कोप्लेनर रहते हैं इनको हम क्या बोलेंगे? इक्विटोरियल, और जो ये परपेंडिकुलर है इनको क्या बोलेंगे हम? एक्सियल। आ रही बात समझ में कुछ? अब देखिए इसमें इसकी एक बात जो ध्यान रखनी है, परपेंडिकुलर और एक्सियल जो है इनकी बॉन्ड लेंथ होती है सेम। बना देते हैं हम समझने के लिए थोड़ा बड़ा बॉन्ड, लेकिन एक्चुअल में इनकी बॉन्ड लेंथ सेम होती है, यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं होता। तो क्या बोलूँगा मैं? बॉन्ड लेंथ ऑफ इक्विटोरियल। ये सब इंफॉर्मेटिव है, लेकिन आप लोगों को बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी अच्छे क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। इक्विटोरियल बॉन्ड्स इज इक्वल टू बॉन्ड लेंथ ऑफ एक्सियल बॉन्ड्स, एक्सियल बॉन्ड्स, ठीक है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। फिर इसमें देखिए ये तो हो गया सल्फर। अब फ्लोरीन का पी जेड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, पूरी कहानी पता है आपको, पी जेड आ जाएगा फ्लोरीन का, और 6 फ्लोरीन के 6 पी जेड ऑर्बिटल क्या कर जाएंगे यहाँ पर ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। सिग्मा आता है ना समझ में? इसके आगे की कहानी अब मुझे बताने की भी वैसे जरूरत है नहीं, आप लोग जानते हैं क्या होने वाला है। चलिए ये तो हमने समझ लिया कि कैसे ये बन रहा है। अब ज्योमेट्री की भी बात करने वाले हैं हम यहाँ पर, बस इसको मैं पहले ड्रॉ कर दूं प्रॉपर। ये हो गए pz ऑर्बिटल्स ऑफ फ्लोरीन। अब ज्योमेट्री देखिए, ज्योमेट्री कुछ इस तरह की, 4 तो है बच्चों कोप्लेनर, ठीक है ना, ये 4 है कोप्लेनर। फिर एक परपेंडिकुलर आपके फेस की तरफ इस साइड है, कुछ ऐसा हम बना सकते हैं उसको, और एक परपेंडिकुलर इसके नीचे है, यानी कि ये बना क्या, देखिए ये तो बना स्क्वायर शेप का बेस, ठीक है ना। और अगर इनके सेंटर्स को मैं मिलाऊं तो एक पिरामिड ऊपर बन जाएगा और एक पिरामिड बनेगा नीचे, लेकिन ओवरऑल इस स्ट्रक्चर को बच्चों हम क्या कहते हैं? ऑक्टाहेड्रल। क्या कहते हैं इसे हम? ऑक्टाहेड्रल। एक बार चलिए यहाँ पर मैं फिर से बताने की कोशिश करता हूँ, आप लोगों को प्रॉपर मैं डायग्राम दिखा सकूँ। इस तरह का स्क्वायर बेस है ना, और साथ में क्या है इसके इस तरह का एक्सियल पोजीशंस है। और यहाँ पर अच्छी बात यह है एक्सियल और इक्विटोरियल सबकी बॉन्ड लेंथ सेम है। तो ये बना स्क्वायर और ये बना एक पिरामिड ऊपर की तरफ
और ये बना एक पिरामिड नीचे की तरफ। अब आखिरी में क्या होता है, जब हम मिला देते हैं ना सब कुछ तो वो कचरा हो जाता है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा आप लोगों को धीरे धीरे बताया ताकि आपको समझ में आए बन क्या रहा है। तो इसको बोलते हैं बच्चों हम क्या, ऑक्टाहेड्रल। क्या कहते हैं इसे हम, ऑक्टाहेड्रल, या इसे हम स्क्वायर प्लेनर बायपिरामिडल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम इसे, स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि प्लेन में तो स्क्वायर ही बन रहा था, स्क्वायर प्लेनर, और दो पिरामिड बन रहे हैं तो बायपिरामिडल भी इसे हम कह सकते हैं। बताइए कोई डाउट इसमें नहीं है ना। चलिए फिर अब इसके बॉन्ड एंगल की और बात कर ही लेते हैं हम। तो बताइए, एक स्क्वायर है, हर एक बॉन्ड इसका कितना होगा, जानते हैं आप इसके बारे में कुछ, जानते ही होंगे, मैथ्स इतनी पढ़े हैं आपने। ये जो एंगल होगा ये वाला है ना, ये कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री का, ये भी होगा 90 का, ये भी होगा 90 और ये भी होगा 90। 360 को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 90 के 4 तो हो गए। अब इसके ऊपर जो ये परपेंडिकुलर रखा हुआ है ये भी हर एक के साथ 90 बनाएगा। इसके ऊपर ये इस तरह का जो ये परपेंडिकुलर है ये भी इसके साथ 90, इसके साथ 90, यानी 4 पर 90 डिग्री ऊपर और 4 90 डिग्री नीचे। तो देखिए जो कोप्लेनर है 4 90 के एंगल वहां बने, जो ऊपर की तरफ बने एक्सियल के साथ वो भी 90 के 4 एंगल्स थे, और नीचे एक्सियल के साथ भी, यानी टोटल यहाँ पर 90 डिग्री के 12 एंगल्स बनते हैं। और एक्सियल के बीच में तो 180 बनता ही है ना, तो 1 एंगल 180 का हो जाएगा। अब कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किस हाइब्रिडाइजेशन 90 डिग्री के एंगल सबसे ज़्यादा बनेंगे, मोस्ट 90 डिग्री एंगल या राइट एंगल, तो किसके बनेंगे, sp3d2, सॉरी d2, ठीक है ना हेडिंग, हाँ sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। चलिए अब इसमें एक बात और देखते हैं, दो बातें जो यहाँ थोड़ी सी याद रखनी। पहला क्या, इक्विटोरियल और एक्सियल बॉन्ड इक्वल होते हैं, और दूसरी बात sp3d2 में s p x py pz तीनों, और d कौन से होते हैं, dz स्क्वायर और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसे भी नोट करिए आप फटाफट। और चलिए फिर हम समझते हैं नेक्स्ट और लास्ट टाइप के हाइब्रिडाइजेशन को, जो कि क्या है बच्चों, sp3d3। आसान है ये भी, देखते हैं हम। sp3d3 में एग्जाम्पल हम लेंगे IF7 का। अब IF7 में क्या होगा, आयोडीन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 7। अब देखो आपको ना कभी भी आयोडीन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पता करने, आप आयोडीन के एटॉमिक नंबर को मत सोचने लगना। आप तो देखो कि जिस ग्रुप में आयोडीन है उसके फर्स्ट मेंबर में जितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही हर एक एलिमेंट के होंगे। तो आयोडीन फ्लोरीन वाले ग्रुप में है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, यानी फ्लोरीन में जितने हैं, क्लोरीन में जितने हैं, ब्रोमीन में जितने, उतने ही आयोडीन में होंगे। और फ्लोरीन में 7 है, क्लोरीन में भी 7 है, तो इनमें भी 7 होंगे। फिर फ्लोरीन में भी 7 होते हैं, तो ये 7 फ्लोरीन 1 सिग्मा बॉन्ड, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे इस तरह से, सॉरी ये। अब सिग्मा 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 सिग्मा, तो इसका H निकालते हैं बच्चों हम, कितना आएगा, 7 तो होगा सिग्मा। लोन पेयर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, 0 लिख दो। और 7 होगा तो sp3d3 होगा। अब चलिए sp3d3, अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, एक्साइटेड स्टेट वगैरह सब आप लोग निकालते रहना, मैं तो डायरेक्ट काम करता हूँ इसमें, है ना। तो इसमें क्या होगा बच्चों, पहले एक बात समझ लो, sp3d3 जो है इसमें s तो रहेगा ही रहेगा, p3 मतलब कौन कौन रहेंगे, px py और pz, और साथ में d रहेंगे। d में कौन कौन रहेगा बच्चों, dz स्क्वायर जो पहले था वो भी रहेगा, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो इसके पहले था वो भी रहेगा, और एक जो नया ऑर्बिटल आकर के d का जुड़ेगा दैट विल बी dxy। यानी इसमें s px py pz और dz स्क्वायर dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dxy रहते हैं। चलिए इतनी बात समझ में आती है ना। अब इसका एक काम मैं आप लोगों को दे रहा हूं, इसकी ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, वो सब काम आप लोग आराम से बैठ करके करिए।
फिर आते हैं हम इसकी ज्योमेट्री पर। ज्योमेट्री कैसी होगी चलिए देखते हैं। यहाँ पर 7 ऑर्बिटल्स फॉर्म करने बच्चों, तो अब मैं ऑर्बिटल थोड़ा बाद में बनाऊंगा क्योंकि शेप थोड़ा सा आप लोगों को समझाना ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए, तो इसीलिए पहले हम बनाते हैं उसको दूसरे तरीके से, ठीक है ना। कुछ ठीक बना गया, ये थोड़ा छोटा बड़ा हो गया है ना, नो इट्स बेटर। तो पहले तो 5 ये ऐसे बनेंगे, कैसे समझ रहे हैं ना आप, ये 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स इस तरह से कोप्लेनर होंगे, और 2 जो एक्सियल परपेंडिकुलर होते हैं वो तो होंगे ही होंगे। एक परपेंडिकुलर इस तरह का रहेगा और एक परपेंडिकुलर इस तरह का। अब कईयों को लगता है सर ये तो टेढ़ा बना दिए, परपेंडिकुलर है, नहीं वो भैया 3D में है, ठीक है ना, इसलिए 2D में उसको कैसे बना सकता हूँ। तो यानी ओवरऑल अगर हम देखने जाएं तो किस तरह की कहानी बनती है। 5 ऑर्बिटल्स होते हैं बच्चों इसके, क्या कोप्लेनर। सेम बनाना है आपको, थोड़ा छोटे बड़े हो गए कोई दिक्कत नहीं, आप लोग अपनी नोटबुक में सेम साइज के बना लेंगे, है ना। तो ये 5 तो बनाएंगे आप कोप्लेनर, जिससे क्या फॉर्म होगा, एक पेंटागन फॉर्म होगा, ठीक है ना, पेंटागोनल शेप बनेगा। और 2 एक्सियल बना लेंगे आप, 2 एक्सियल जो रहेंगे, एक ये बना लेंगे, एक ये बना लेंगे, ये रहेंगे परपेंडिकुलर। आई होप आप लोग शेप समझ गए होंगे कि क्या चल रहा है यहाँ पर। एक पेंटागन बनाया पहले मैंने इस तरह से, कुछ पेंटागन हमने बना लिया, और अब इस पेंटागन में क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ रख दूंगा मैं, और एक परपेंडिकुलर रख दूंगा नीचे की तरफ। ये हो गया इसका सेंटर, ठीक है ना, इस तरह से। और जब इन लोगों को आपस में मैं मिलाऊंगा ऊपर से, तो एक पिरामिड फॉर्म होगा बच्चों, कुछ ऐसा, और एक पिरामिड बनेगा नीचे की तरफ, कुछ ऐसा, यानी बाय पिरामिडल शेप यहाँ पर बन करके तैयार होगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसकी जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री क्या होगी बच्चों, मैं बोलूँगा इसे पेंटागोनल बाय पिरामिडल, ठीक है ना। बाय पिरामिडल क्यों कह रहे हैं, 2 पिरामिड वहाँ पर बन रहे हैं, और साथ ही साथ इसमें बॉन्ड एंगल। तो देखिए ये जो 5 कोप्लेनर है, इनमें हम 360 को डिवाइड करेंगे, हर एक एंगल कितने का आएगा, 72। तो 72 डिग्री के बनेंगे बच्चों 5 एंगल्स, और ऊपर वाला जो परपेंडिकुलर है, इन 5 जो बेस वाले पेंटागोनल के ऑर्बिटल्स हैं उनसे 90 डिग्री के 5 बनाएगा, और नीचे वाला भी 5 बनाएगा, यानी कि 90 डिग्री के बनेंगे कितने, 10 एंगल्स। और एक्सियल वाले आपस में, ये जो परपेंडिकुलर हैं आपस में 180 डिग्री का एंगल बना देते हैं, 1 एंगल। तो ये हो गए बच्चों इनके बॉन्ड एंगल। तो हमने हर टाइप के हाइब्रिडाइजेशन, फिर हर एक टाइप के हाइब्रिडाइजेशन को समझ लेने के बाद अब हम लोग एक बार इसे समराइज कर लेते हैं, जो आपको हर हाल में याद रखना होगा। देखिए आपको समझ में आना चाहिए, बहुत ज़रूरी, लेकिन चीज़ें याद भी रहना चाहिए कि आप लोगों से हर टाइम किसी भी हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल पूछे जाए तो आप बता सकें। सबसे पहला होता है बच्चों कौन सा, यहाँ पर लिख लेंगे आप इस तरह से इसे टेबुलर फॉर्म में, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। फिर क्या लिखेंगे, इसकी लिखेंगे बच्चों ज्योमेट्री, और एक और क्या लेंगे आप, बॉन्ड एंगल, ठीक है ना। ये 3 कॉलम आप बना लेंगे, चाहे तो एक एग्जाम्पल का बना लें और उसमें 2-4 एग्जाम्पल भी लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। एसपी हाइब्रिडाइजेशन होगा बच्चों, तो ज्योमेट्री कैसी होगी, लीनियर, और बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री। फिर अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ज्योमेट्री होगी ट्राइंगुलर प्लेनर, और बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री के 3 एंगल होते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट है sp3, तो अब ये तो आपको पता होगा,
इसमें ज्योमेट्री होती है बच्चों टेट्राहेड्रल। कैसी होती है? टेट्राहेड्रल। और बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। फिर नेक्स्ट होता है sp3d, जिसमें होती ज्योमेट्री कैसी? ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल और बॉन्ड एंगल कितना होता है? तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया था 120 डिग्री के 3 एंगल होंगे, 90 डिग्री के 6 एंगल होंगे और एक एंगल होगा बच्चों 180 डिग्री का। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है sp3d2। तो इसमें शेप कैसा होता है बच्चों? ऑक्टाहेड्रल। और इसका बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री के यहाँ पर 12 एंगल्स होते हैं और एक होता है 180 डिग्री जो एक्सियल के बीच में होता है। और लास्ट sp3d3 जो होता है कैसा? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है बच्चों? 72 डिग्री के 5 एंगल होते हैं और 90 डिग्री के 10 और एक एंगल होता है 180 डिग्री का। तो ये हमने देखा कि कितने टाइप के हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है, क्या उसकी ज्योमेट्री है और क्या उनके बॉन्ड एंगल है। लेकिन अब एक और दिक्कत आ गई यार। ये ठीक है, याद रखना है, अच्छी बात है, पता होना चाहिए, लेकिन हमेशा ज्योमेट्री यही होगी, बॉन्ड एंगल यही होगा, जरूरी नहीं है। ये चेंज भी हो सकते हैं। कब ये चेंज होते हैं, कैसे ये चेंज होते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड एक नया कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। फिर हम लोग अगेन अलग अलग तरह के हाइब्रिडाइजेशन फिर से समझेंगे। ठीक है ना बच्चों। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक